प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अगले पाठ तोलिए उपेंद्रनाथ अशक का पढ़ेंगे। जो लेखक है वो यात्रा वृत्तांत है। यात्रा प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी बात है वो यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। तो उपेंद्रनाथ अशक का जन्म है वो सन 1910 ईस्वी में होता है और मृत्यु उनकी 1996 में होती है। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्रनाथ अशक हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। आधुनिक हिंदी साहित्य मध्यकाल की बात की जाए तो सभी विद्वान हैं वो पहले किसमें प्रारंभ करते हैं, उर्दू में ही लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे प्रेमचंद के विषय में भी अगर हम अध्ययन करेंगे तो ऐसा ही ज्ञात होता है कि प्रेमचंद हिंदी में लिखने से पहले उर्दू में ही अपना उपन्यास, कहानियाँ, अपनी काव्य रचना किया करते थे। तो उसी परंपरा को यहाँ उपेंद्रनाथ अशक ने भी आगे बढ़ाया है कि पहले वो उर्दू में लिखते थे, फिर मुंशी प्रेमचंद से प्रभावित होकर के हिंदी में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावती दौर में रचना धर्मिता का विकास किया कि राष्ट्रीय आपात चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। उस स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने रचना करना अपना एक धर्म समझा कि हम भी अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता के इस संग्राम में अपना योगदान दें, लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना, अनुवाद, इन सभी विद्याओं में भरपूर कलम चलाई कि उस स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में उन्होंने अनेक प्रकार की काव्य रचनाएं की, जिनमें कहानियाँ, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना और अनुवाद सब प्रकार की विद्याओं की रचना की। नाटक एकांकी विद्या को नए आयाम देने वाले अशक जी ने जीवन में व्यक्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंदों का खूब चित्रण किया। क्या है कि उस समय संसार के समाज में आपस में विचारधाराओं का टकराव चल रहा था। उन पर उन्होंने विस्तार पूर्वक उल्लेख करके पूरे अंतर्द्वंदों को दूर करने का प्रयास किया। उनका पूरा चित्रण इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया। उपेंद्रनाथ अशक की प्रमुख रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राग, सितारों के खेल, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जादू, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, ये कहानी संग्रह है। और उससे पहले उपन्यास हमने पढ़े थे, जैसे गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राग, सितारों के खेल, ये उपन्यास थे। फिर है लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, सवरक की झलक, भंवर, ये नाटक हैं। अंधी गली, मुखड़ा बंद बदल गया, चरवाहे, एकांकी संग्रह हैं। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियाँ, काव्य, ये काव्य संग्रह हैं। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, ये संस्मरण है। अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय, ये आलोचनात्मक संग्रह हैं। तो इस प्रकार से अगर उपेंद्रनाथ अशक के काव्य परिचय का वर्णन करना हो तो इन रचनाओं के नाम लिखे जाएंगे। फिर है हमारे तौलिए शीर्षक जो एकांकी यहाँ दी गई है, जो अपनी स्मृति के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने यहाँ लिखा है इस एकांकी को, उसका यहाँ वर्णन किस उद्देश्य से प्रभावित होकर के लिखा है, क्यों यहाँ इस किताब में इसको सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य यहाँ बताया जा रहा है। प्रस्तुत एकांकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब, संसार के लोगों के बीच में, समाज में रहने के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है कि शिष्टाचार कैसे होता है, सभ्यता क्या होती है, कैसे हमें मान सम्मान के साथ लोगों के बीच में रहना चाहिए। इसके विषय में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, झूठे विचार फैले हुए हैं, उनको यहाँ इस तौलिए शीर्षक एकांकी के माध्यम से स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। हमारा जीवन शैली हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है कि हमारी जीवन शैली है ना, उसमें दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वास्तविकता में कुछ है नहीं। हम कोरे आदर्शों का पालन करने में लगे हुए हैं, वास्तविक जीवन में उनका पालन ही नहीं हो रहा है, सिर्फ बातों के माध्यम से उनको व्यक्त किया जा रहा है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है कि हम आत्मीयता से इन बातों को स्वच्छ और अच्छे तरीके से जीवन जीना पसंद ही नहीं करते। ये तो मात्र हमारी
दिखावे की मात्र प्रवृत्ति है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है और दिखावे के जीवन के कारण आपसी सामाजिक जो सद्भाव है वो क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। सहजता और सरलता से जीवन जीने में जो खुशी एवं आनंद मिलता है वह अन्यतर दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। कि जीवन की अगर वास्तविक स्थिति को जानना है, वास्तविक स्थिति को से अगर परिचित होना है तो वो तड़क भड़क से नहीं हो सकती, वो तो अंतरंग जीवन से ही, जीवन के वास्तविक स्वरूप को जान करके ही प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए तौलिए शीर्षक एकांकी। तौलिए शीर्षक एकांकी में पात्र कौन कौन है, सबसे पहले तो ये जानने का विषय है। उसके बाद स्थान है वो, तो पात्र वसंत है, चिंती है, मधु है, मंगला है, सुरु है, ये इनके पात्र हैं। और फिर स्थान कहाँ है, नई दिल्ली का है। देखिए पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। कहाँ प्रवेश हो रहा है, वो वसंत के ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा, सामान्य ड्राइंग रूम है, बहुत सजा हुआ भी नहीं है कि उसको अत्यधिक सुशोभित भी नहीं किया गया है। वसंत एक 250 मासिक पाता है और वसंत की मासिक आय है वो क्या है, 250 रुपये है। पर नई दिल्ली के 250, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है। लेकिन पद कितना, तनख्वाह है तो नाम मात्र की है, लेकिन पद है वो अत्यंत बड़ा है, मैनेजर की पोस्ट पर है। इसलिए टेलीफोन लगाया, इसलिए कमरा भी सजाया। बाईं दीवार के साथ एक मेज लगी है, उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। कहने का मतलब यहाँ उसके पद ओहदे के अनुसार स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। फिर देखिए मेज के इधर एक दरवाजा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस ओर कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है, उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उसमें कभी आग जलाई ही नहीं जाती है। वैसे ही जैसे मध्यम वर्ग के घरों में होता है कि सामान्य परिवारों में जैसा होता है वैसा ही उसके घर का रख रखाव है, लेकिन वे बिक्री नहीं है और करीने में लगी हुई है, कोने में लगी हुई है। दो पित्तल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इस अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा, जिसके मेज पोज का डिजाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक है वो वसंत के कमरे का विवरण दे रहा है, वसंत के कमरे की स्थिति का बारे में हमें बता रहा है। फिर है अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटका हुआ है, जिसके जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के एन सामने पड़े कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। तो समय की स्थिति का भी बोध करवाया जा रहा है। अंगीठी के बराबर एक दरवाजा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेंत की कोच पर सेट है। इसके आगे एक तिपाई खड़ी है। सेठ की गद्दियां सुंदर और सुरुचिपूर्ण और तिपाई का कवर अंगीठी की कपड़े से मेज खाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ उसकी मधु की रुचि के अनुसार उस कमरे को, वसंत की पत्नी मधु की रुचि के अनुसार उस कमरे को सजाया गया है। सामने दीवार के बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाजा है जो स्नान घर को जाता है। घर की स्थिति का बोध करवा रहा है कि दरवाजा है रसोई घर में जाता है कि स्नान घर में जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है जिसे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले ले दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज के दोनों ओर एक दो कुर्सियां पड़ी हैं। दाएं दीवार में इधर को एक दरवाजा है जो बाहर जाता है। कि वहाँ दरवाजे घर की स्थिति है, कहाँ क्या सामान सुसज्जित है, उसका पूरा विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णन किया जा रहा है बसंत के घर का। पर्दा उठते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं कि जैसे ही हम उस कमरे में प्रवेश करते हैं तब वसंत है वो अपनी मेज पर बैठा हुआ दाढ़ी बनाने का कार्य, हजामत का कार्य कर रहा है। वास्तव में वह हजामत बना चुका है, दाढ़ी कर चुका है और तौलिए से मुंह पहुंच रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से
स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। कि जैसे ही वो हजामत करके दाढ़ी बनाकर खड़ा होता है, तोली से अपना मुंह पोंछता है, उसी वक्त कौन प्रवेश कर जाती है? मधु प्रवेश कर जाती है। मधु, या फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप, कि आपको मैंने बार बार कह दिया कि आपका ये तौलिया नहीं है, आपका ये तौलिया है, लेकिन आप बार बार फिर वही कार्य दोहराते रहते हैं। आप मदन के तौलिए से अपना मुंह साफ है कर रहे हैं। वसंत मुंह पहुँचते पहुँचते रुक कर, ओ है यह कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है, हंसता है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत भी छोटे तौलियों से ही की जाती है। ऐसा वो साथ में व्यंग्य करता है। मधु उसकी बात को लेकर के नाराज हो जाती है, चिढ़ जाती है, और हजामत के तौलिए कैसे हैं जी? जरा आँख खोल कर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं, बीशियों को धारियाँ पड़ी हुई हैं, और उनमें और मदन के तौलिए कितने सादे और अलग हैं। कि आप कहते हैं मदन का तौलिया और हजामत का तौलिया है वो एक जैसे होते हैं, लेकिन देखिए मदन का तौलिया अलग है और हजामत के तौलिया अलग हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। आप उनमें अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। बसंत, लेकिन की रोएदार तो तौलिए की बनावट तो है, वो तो दोनों की एक जैसी है। हजामत के तौलिए और मदन के तौलिए में बनावट की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। मधु व्यंग्य से दोनों हैं जी, दोनों एक जैसे ही हैं, वो अपने व्यंग्य भाव से बसंत को कहती है। आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ कि आप तो कहते हो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आंखें बंद करके व्यक्ति हाथ लगा करके दोनों के अंतर को स्पष्ट कर सकता है। बसंत निरत्र होकर, कोई बसंत के पास में कोई जवाब ही नहीं बचता है। वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो, कहाँ है? मुझे दिखाई ही नहीं दिया। फिर वसंत है वो स्वीकार कर लेता है कि मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने देखा ही नहीं था कि मैं किसके तौलिए का उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए अब आप मेरे को हजामत वाला ही तौलिया दे दो, मेरे को ध्यान नहीं रहा। वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। मधु, खूंटी पर टंगा तौलिया उठाकर, यह तो टंगा है सामने, फिर भी कि सामने रखा है, फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बसंत, मैंने ऐनक उतार रखा है, और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया अंधेरी है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। खिसियानी हंसी हंसता है, दिखावटी हंसी वो हंसने लग जाता है। मधु, जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मधु फिर उस पर तंज कसती है, व्यंग्य करती हुई कहती है कि आपके ऐनक हो या न हो, आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप तो अलग ही दुनिया में, अलग ही विचारों में जीते रहते हो, कहीं आप ध्यान देते ही नहीं हो। मुंह फुला धम से कोंस में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है और फिर अचानक उसकी ओर देखकर, तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई क्या? मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं वसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि मूर्ख हूँ जो भी नहीं पहचान सकता, जो यह भी नहीं पहचान सकता कि तौलिए का फर्क भी नहीं कर सकता। मधु उसी तरह हंसकर, मैं कब कहती हूँ कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप यह अंतर स्थापित नहीं कर सकते, तौलियों में भेदभाव नहीं कर सकते कि कैसा तौलिया, कौन सा तौलिया कैसा है, ऐसा नहीं जान सकते। वो हंस करके कहते, वसंत चौहान वैसे ही छोड़कर कुर्सी की ओर घुमाते हुए, कुर्सी उसकी ओर घुमाते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने बाहों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती हैं, कि तुम्हारे चेहरे से आपके हाव भाव हैं वो सारे दिखाई दे जाते हैं। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सब पत्ते आपके सामने खोल दिए थे, कि शादी से पहले मैंने अपनी सारी बातें आपके सामने रखी थी, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। मधु मेज पर रख दिए थे। उसी तरह व्यंग्य में हंसकर, मैं कब इनकार करती हूँ कि जैसे आपने अब सामान को रखा है, उसी प्रकार आपने अपने व्यवहार को भी उस समय मेज पर रख दिया था। मैं इस बात को मनाना इनकार नहीं कर रही हूँ, मना नहीं कर रही हूँ। बसंत, तुम्हारी ये हंसी कितनी विषैली है, इस तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। कि आप कपट के साथ हंसते हैं, छलावे के साथ हंसते हैं, आपके मन में हर वक्त छलावा ही रहता है, इसलिए अंदर ही अंदर आपको ज्वलित करता रहता है, जलाता रहता है। इसके कारण ही आपका शरीर है वो इतना कृशकाय कमजोर होता जा रहा है। मधु चुप रहती है। बसंत, मैं तुम्हें किस
प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। कि मधु को वसंत है वो विश्वास दिलाने लग जाता है कि मैं भी सफाई के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। मधु हंसती है, इसमें क्या संदेह है, ये तो मेरे को भी लगता है बसंत, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं। और वसंत कहता है कि मुझे भी गंदगी पसंद नहीं है। मधु सिर्फ हंसती है, वसंत मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटेड वातावरण में नहीं पला, कि सुसज्जित वातावरण में नहीं पला हूँ। मुझे नज़ाकतें नहीं आती, कि सजाना नहीं आता, ऐसा व्यवहार करना नहीं आता। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता है और हम छह भाई उसे काम में लाते थे। और कि हमारे घर में तो एक ही तौलिया होता था और हम छह भाई थे और छह उसी से नहा लेते थे, उसी को काम में ले लेते थे। मधु, आप मुझे एरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास कर रहे हैं, कि आप तो मेरा उच्च समाज उच्च परिवार की बता करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हों? मैंने ऐसा कब कहा कि हमारे घर में 10 तौलिए हैं और आपके घर में एक ही तौलिया है? बसंत, 10 और किस तरह होते हैं? नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन के अलग अलग। कि आपके घर में तो सबके अलग अलग तौलिए रहे हैं। मधु, पहलू बदल कर, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौलिए रखें? कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहे, मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुंचा हो, उसे किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुंच सकता है? बसंत, मैं कहता हूँ हम छह भाई एक ही तौलिए से बदन पहुंचते रहे। ये एक तरफ वसंत तो कहता है कि हम तो एक ही तौलिए से नहाते रहे, और दूसरी तरफ मधु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही तौलिए का उपयोग सभी व्यक्ति कर सकें। कैसा? ऐसा संभव है ही नहीं, ऐसा स्वच्छता के साथ खिलवाड़ होता है। मधु, लेकिन बीमारी? बसंत, हम में किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। मधु, पर चरम रोग? बसंत, तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले कीटाणु कम हो जाते हैं, तब चूहा सेदन सहाय की बात जानती हो? मधु, चूहा सेदन सहाय? बसंत, शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सेदन सहाय गए। उनमें अमेरिका के रॉक फेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बेरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं हो, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास न आया, क्योंकि जोहड़ का पानी मेला चिक्कट था। ऐसे कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में न हों। अगर चूहा से दंसाया के जाट हष्ट पुष्ट लंबे तकड़े। मधु, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें?